हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो है ना क्लास 10th का ना VVI ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, जो क्लास 10th में बहुत ही आप लोग को मदद करने वाला है। अभी फिलहाल मैं जो हूँ ना अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का हम क्या कर रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो कि आपके लिए VVI है और हो सकता है तो ये एग्जाम में भी आ सकता है, यानी 100% समझो। मेरे फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 12 से लेकर के मैंने 14 तक का जो है ना अभी तक 3 क्वेश्चन उतारे हैं बोर्ड पर। ठीक है, इससे पहले जो है ना मेरा फर्स्ट पार्ट 1 जो है ना ऑब्जेक्टिव दिया जा चुका है, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में मैंने 12 नंबर्स क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गणितज्ञों का राजकुमार डैश को कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, यूक्लिड, पाइथागोरस, है ना, फ्रेडरिक गॉस या न्यूटन। तो आपको पता होगा गणितज्ञों का जो राजकुमार है ना वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है, यानी थर्ड नंबर जो है ना मेरा इसका आंसर है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, आपको इनका पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्या, तो 3rd नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 13 नंबर में 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो पहले ही आपको क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, द्विघात बोला जा रहा है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी ना, तो द्विघात है तो 2 ही होगी, है ना। त्रिघात में 3 ही होता है। ठीक है, तो ये चीज है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण यानी ax² + bx + c बराबर 0 के मूल काल्पनिक होने की शर्त क्या है? काल्पनिक होने की शर्त यानी जिसकी मतलब कल्पना किया जा सके, अनगिनत जो भी है। तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है ये जो है ना मूल्य निकालने का जो मेन शर्त होता है, मूल्य निकालने का, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, जिसको डी से द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि b² - 4ac लिखते हैं। ठीक है ना, ये डी निकालने का मेन सूत्र है। ठीक है, ये मूल्य के लिए डी निकालने का मेन सूत्र है। ठीक है, अगर इस क्रम में होगा तो सही है। तो यहां पर देख रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है भाई। हाँ, तो इसके लिए भी एक शर्त है क्या कि डी जो है ना मेरा डी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी डी का मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, इसको इतने को आप डी बोलिए या फिर इतना, बात बराबर ही होता है। ठीक है, तो डी के होने के लिए शर्त, यानी अगर डी इस तरीके देखिए, अगर डी का वैल्यू मेरा 1 आ जाए या फिर प्लस में जो भी रहेगा वैल्यू ना 1 2 3 कोई भी वैल्यू लेकिन धनात्मक रहता है, धनात्मक रहेगा तो वास्तविक मान निकलेगा, काल्पनिक नहीं निकलेगा। या फिर शून्य भी होगा ना तो वास्तविक मान नहीं निकलेगा, काल्पनिक नहीं होगा। तो इसका मतलब यह दिया जा रहा है कि मेरा जो डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा, और ये लाइन का मतलब 0 के बराबर। ठीक है, तो या तो मेरा डी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो वास्तविक मान होगा। लेकिन अगर मेरा जो है कि डी का वैल्यू जो डी है, डी का वैल्यू अगर 0 से अगर छोटा आ जाए, 0 से मेरा क्या आ जाना चाहिए, अगर छोटा आ जाता है, यानी कहने का मतलब ऋणात्मक वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कौन सा मैच कर रहा है इसमें, तो देख रहे हैं ये सब तो मैच कर नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पर ही मैच कर रहा है ना, इसी को ना हम लोग डी बोल रहे हैं और इसी तरीके से मैच भी आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये 3rd नंबर आंसर सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो ना नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है। तो देखो 50 नंबर से है। 50 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए एपी में आप देखिएगा तो क्या होता है, एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है ना हमेशा जो है ना हर एक के बीच में डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि सीढ़ी में आप देखोगे तो जितने भी पैडल होते हैं, जो पैडल होते हैं चढ़कर ऊपर जाने के लिए, उन सारे पैडल के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, सबका सेम होता है। ठीक है, इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेस है जो दोनों के बीचों का अंतर बताता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ 4 9 14 19 20। ठीक है, का सर्व अंतर है। तो इसमें सर्वंतर कौन सा होगा, 2 3 4 5। सर्वंतर किसको बोलते हैं, सर्व अंतर, यानी जो संख्या दिया गया है ना सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है ना वही सर्वंतर कहलाता है।
सर्वंतर को हम लोग क्या कहते हैं ना, जो सर्वंतर होता है उनको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, है ना। डी का मतलब होता है क्या कि सेकेंड नंबर में से, ठीक है, यानी सेकेंड ए में से फर्स्ट ए को घटा लेते हैं तो ये सर्वांतर निकाल जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है, ये डी का मतलब ही सर्वांतर बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड नंबर कौन सा, तो ये इसको बोलते हैं, इसको तो फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकेंड बोलेंगे। तो ये जो सेकेंड नंबर 9 है ना, तो A2 की जगह पर क्या रख लेते हैं, 9 रख लीजिए, माइनस है माइनस रख लेते हैं, और उसके बाद ये जो A1 है, A1 किसको, इसको रख लेते हैं, यानी 4 रख लेते हैं। तो अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितने आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 5 का ही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो 5 का, यानी सारे के बीच में आप डिफरेंस देखिएगा तो कितने का है, 5 का है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, हम भी हैं तो हमसे भी गड़बड़ हो जाए। आगे बढ़ता हूं, तो सारे के बीच में 5 का डिफरेंस है, मेरा भी आया, यहां पर निकाला सर्वांतर तो 5 आया, इसका मतलब ये चौथे का 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर 60 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन सा सर्वांतर श्रेणी में है। सर्वांतर श्रेणी अभी तुरंत बताया ना कि हर एक के बीच का अंतर क्या होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का ऑप्शन है। अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 2 का अंतर हो जाता है, फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 4 का अंतर हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इसी तरीके से देखेंगे ना, अंतर जो है ना डिफरेंस हो गया। तो ये तो मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वांतर में होता है क्या कि सारे सब जितनी भी संख्या है ना सभी के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बीच में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस, बट इसके बीच में देखेंगे तो डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बीच में भी देखेंगे तो क्या है, 1, फिर डिफरेंस चेंज होकर के 2, यानी डायरेक्ट 2 गुना हो गया, फिर 3 गुना हो गया, इस तरीके से अब वो भी नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है भाई, तो हमको पता है ना कि ये फर्स्ट में से, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 वैल्यू है। तो हमको पता है ना हमेशा क्या करना होता है कि सेकेंड वाले वैल्यू में से फर्स्ट वाले वैल्यू को घटा लेते हैं। तो देखिए, तो अगर इस जगह पर अगर हम करके देख लें तो क्या होगा, यानी सेकेंड नंबर मेरा क्या है, -6 है ना, तो पहले -6 बैठाएंगे, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ए की जगह पर क्या है, -10 है ना, तो -10 दे देंगे इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई जो -6 दे दिया, माइनस माइनस मिलके तो क्या हो गया, प्लस हो गया ना, +10। और 10 में से अगर 6 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो मेरा 4 आ जाता है। तो हम अगर देखेंगे तो इन सब के इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में ना 4 का डिफरेंस है। अगर इनके बीच में भी देखोगे ना तो 4 का ही डिफरेंस निकलेगा, और इनके बीच में भी देखेंगे ना तो 4 का ही डिफरेंस निकलेगा। इसका मतलब इन सारे के बीच का अंतर कितने हैं, 4 है, यानी यह सबसे सही है, सटीक है, और श्रेणी क्रम यानी समानांतर श्रेणी क्रम को भी सेटिस्फाइड करता है, उनके नियम को भी फॉलो करता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो द्विघात समीकरण है जिसमें दिया हुआ px² + qx + c बराबर 0 के मूलों का योग निम्न में कौन है। इतना सारा मूल दिया हुआ है। अब अगर आपके एग्जाम में देना तो द्विघात समीकरण बोले ना तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, बनाना बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ा सा बस दिमाग लड़ाइए, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, है ना, क्योंकि मेन उसी में से आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका तो कोई काम है नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसको बनाना बहुत आसान है। तो हम लोग पढ़े हैं ना जो शून्यांकों का योग होता है ना, तो क्या पढ़े हैं, जैसे फार्मूला लिखा रहता है ना इस तरीके से, ax² + bx + c = 0, इसी तरीके, तो ये लगभग इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, बशर्ते यहाँ पर जो मुख्यतः दिया गया क्या, ABC करके है, यहाँ पर दिया है PQC करके, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ A की जगह पर P है, यहाँ पर Q की जगह पर B है, और C की जगह पर तो C ही है। लेकिन जो योग का जो फॉर्मूला होता है, योग, क्योंकि हमको यहाँ पर मूलों का योग ही पूछ रहा है, जो योग का फॉर्मूला होता है -B/A होता है, -B/, इसके अनुसार से, ठीक है ना, इसके अनुसार से ये वाला होता है। अगर हम इसके अनुसार से ढूंढेंगे तो कौन सा होगा, तो
तो अगर हम देखेंगे तो b की जगह पर तो यह वाला दिए b, और a है तो ये वाले दे दिए, तो पहले माइनस है तो लिख लीजिए माइनस, ठीक है। अब b की जगह पर यहाँ पर कौन सा है, q है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा q है ना, तो ये q लिख लेंगे। अब उसके बाद a की जगह पर मेरा कौन सा है, ये आगे वाला p ना, तो p लिख लेंगे, ठीक है। यानी माइनस q बटा p कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ चौथा नंबर मेरा हो गया आंसर। बस 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 आप लोगों को क्या करना है ना, छोटे छोटे जो बारीकी चीज़ है ना उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप किसी फार्मूले को पढ़ें ना तो थोड़ा डिटेल से पढ़ें, ठीक है। जब भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं ना तो उस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग डिटेल से पढ़ें, बनाना चुटकियों का काम है, ठीक है। और आप लोग तो समझदार ही हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। इसलिए ये 10th बोर्ड में आने वाला ध्यान दीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।